दिन एग्जैक्टली उस दिन ये रिकॉर्ड की बात है जिस दिन नेशनल असेंबली के अंदर बजट पेश होना था, बजट पहले पेश नहीं हो सका जब तक पहले जहांगीर तरीन को क्लीन चिट और एनआरओ नहीं दे दिया गया। सो जहांगीर तरीन को एनआरओ देने के बाद इस हुकूमत में ये जुर्रत पैदा हुई कि ये पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में जो है वो बजट पेश कर सके। और आज बड़ी बगलें बजा रहे हैं, हमने बजट पास कर लिया, हमने फलाना कर लिया, और अपोजिशन के लोग जो है वो कम थे। और भाई अपोजिशन के लोग जो हैं उन्होंने मुखालफत करनी थी, बजट पास नहीं करना था, बजट पास हुकूमत ने करना था। और जो भाग दौड़ इनको करनी पड़ी, जैसे कासिम सूरी साहब को भाग के नीचे आना पड़ा, जैसे इमरान खान को चैम्बर से भागकर आकर गिनती में शामिल होना पड़ा, और इनके पास सिर्फ 172 लोग हो सके। अगर 171 भी होते तो तहरीक जो है वो नहीं हो सकती थी। सो इसलिए और इत्तेहादी जो है, चीमा साहब को मैंने सुना कि खटक साहब ने, अल्लाह की शान है कि खटक साहब जो है वो चीमा साहब का कन्ना आके पूछ रहे थे बंदे 10 कितने ने अपने। सो ये हालात है इनके, और ये बगले बजा रहे हैं जी हमने बजट पास कर लिया। इनके अपने 6 लोग मिसिंग थे, इनको पता करना चाहिए वो 6 लोग कहाँ गए जिन्होंने इनका बजट पास कराना था। बहुत ही सिंपल और जिसे कहना चाहिए कि मुश्किल से बजट पास कराने के बाद जो है वो हमें जो है वो बातें कर रहे हैं। और हमदा साहब जो है उनके साथ ये इस हुकूमत का पुराना वतीरा है कि ये मीडिया ट्रायल करते हैं। सियासी मुखालफिन का सिर्फ मीडिया ट्रायल करने की औकात है, इससे ज़्यादा की औकात नहीं है। जब अदालतों के अंदर सबूत मांगे जाते हैं, जब अदालतों के अंदर जो है पूछा जाता है कि जी साबित करें ये मुल्ज़म कैसे है, तो फिर आप किसी भी केस का फैसला पढ़ लें, ख्वाजा साद रफीक साहब के केस का फैसला पढ़ लें, एहसन इकबाल साहब का पढ़ लें, शहबाज साहब का पढ़ लें, और फिर वो याद होगा आपको 56 कंपनियां, बड़ा शोर था, 56 कंपनियों में ये हो गया वो हो गया। और 56 कंपनियों में फिर ये हुआ कि खुद हुकूमत पंजाब, ये तब्दीली की नई हुकूमत पंजाब, इसने लिख के दिया कि जी है उन 56 कंपनियों में कोई मसला नहीं था। और ये तमाम हम आला अदालतों से सुरखरू हुए। पिछली पेशी के अंदर हमदा साहब के साथ वही एक घटिया टैक्टिक शहजाद अकबर ने इस्तेमाल किया कि मीडिया को फीडेड खबर दी गई और कहा गया कि हमदा साहब ये कह के आए हैं, इसीलिए आज तहरीरी जवाब हमदा साहब ने अपना केस के अंदर जमा कराया है। हम तो जो है वो कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इनको कौन पूछेगा, इनको कौन देखेगा? इनको आज काजी फाइज ईसा साहब ने जो सानिया साहिवाल है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है और उनसे पूछा है। आज उन्होंने सवालात उठाए कि सानिया साहिवाल में हुकूमत पंजाब ने अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया। बार बार जब सानिया साहिवाल की बात की जाए तो हुकूमती बेंचेस से सानिया मॉडल टाउन की बात आती है। आज मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ। और आप जिस दिन अपोजिशन लीडर हमदा शहबाज साहब ने तकरीर की, उसके बाद हमारे एक बड़े मतलब अपनी तरफ से घर बैठे अरस्तू जो हैं वो वजीर साहब खड़े हुए और उन्होंने मॉडल टाउन पे भाषण देना शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो मेरा उनसे सवाल नंबर 1 ये है कि इस वक्त 3 साल से हुकूमत में आप हैं, आपने क्या किया सानिया मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए? सवाल नंबर 2 ये है कि जिस वक्त असलम इकबाल साहब तकरीर फरमा रहे थे, एग्जैक्टली उस वक्त फैसलाबाद के जो घंटा घर है उसमें तारुल खादरी साहब खताब फरमा रहे थे और इस हुकूमत को जो है वो चार्जशीट कर रहे थे। सवाल नंबर 3, आप कफन पहन के गए थे उन मकतूलों का इंसाफ दिलाने के लिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। ये बार बार मुख्तलिफ, पहले एंटी टेररिज्म में पूरी कैबिनेट को घसीटा, वहाँ से वापस केस जो है वो ख़त्म किया गया पॉलिटिकल लोगों के ऊपर। बार बार जो मकतूलीन हैं उनके ख़ानदान ने कभी एक पटिशन कभी दूसरी पटिशन। हम जानना चाहते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट में है और जिस दिन ये पता चल जाएगा सारी कहानियां खुल के सामने आ जाएंगी। हम जानना चाहते हैं कि फायरिंग सामने से हो रही थी, 2 मकतूलीन के सर पे ऊपर से गोलियां लगी हैं, ऊपर से गोलियां जो है वो कैसे लगी, किसने मारी, ये सवालात के जवाबात हमें चाहिए जुडिशरी से। और मैं अपील करती हूँ हुकूमत पंजाब से कि नंबर टांगने की बजाय सानिया साहिवाल के अंदर जो आपने परसू नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है, हुकूमत पंजाब ने सानिया साहिवाल के केस को परसू नहीं किया और इसीलिए उसके मुल्ज़मान बाइज्जत बरी कर दिए गए। और इसी तरह मॉडल टाउन के ऊपर भी मैं चाहती हूँ कि ये मुख्तलीन को इंसाफ दिलाएं ताकि सारी कहानी वो लंदन प्लान, धरना और ये सब कुछ जो है ये कैसे अटैच है, ये कहानी मुल्क में लोगों के सामने आएगी और तारीख लेके आती होती है, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। तीसरी बात ये है कि अभी मैं 15 मिनट जो है वो 7 क्लब के जो चौक है उसके ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक था,
VIP मूवमेंट की वजह से, और बुज़दार साहब की शाही सवारी पता नहीं निकलनी थी, आई है या नहीं आई है। मुझे पूछना यह है कि आज 3 साल के बाद वो जो गवर्नर हाउस की ओथ लेते ही जो गिरा दे रही थी दीवारें, वो गिरा दी गई हैं? क्या वहाँ यूनिवर्सिटीज बना दी गई हैं? क्या बुज़दार साहब अभी भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर जो है वो सारा शहर बंद होता है, और अभी भी लाहौर के अंदर जो है वो शहर बंद करके बुज़दार साहब निकलते हैं? और बड़ा मुझे मज़ेदार लगता है बुज़दार साहब का एक डायलॉग, वैसे तो वो कम ही बोलते हैं बेचारे, जब भी पढ़ते हैं खबरनामा ही पढ़ते हैं, और उन्होंने वो कहते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ। बुज़दार साहब ना आप बोलते हैं ना आप काम करते हैं। यही तो रोना है हमारा कि पंजाब अपने हिस्से की रकम और जो वफाक से पंजाब का हिस्सा बनता है आप वो तक लेने के काबिल नहीं हैं। आपने पंजाब को सरेंडर कर दिया इमरान खान के सामने, क्योंकि इमरान खान का एहसान है कि उसने आपको वजीर आला लगा दिया। और कल पंजाब असम्बली के अंदर जो है एक सवाल के जवाब में ये जो है वो जवाब जमा कराया गया कि 2016 में जो खादिम आला शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने एक भट्टे के ऊपर काम करने वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में लाने की एक कैंपेन शुरू की थी, और उस कैंपेन के अंदर उनको वज़ाइफ भी दिए गए बच्चों को, और बच्चों को जो है वो स्कूलों में दाखिला कराया गया। और आज हालत यह है कि खुद मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है उस सवाल के जवाब का, जिसके अंदर कहा गया कि जी फंड्स की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, और भट्टे पे जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अब कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहां पर बड़ी तादाद में 2.5 करोड़ के करीब बच्चे, और आपको याद होगा इमरान खान साहब ये आने से पहले जो है वो हुकूमत में आने से पहले बड़ा भाषण देते थे स्कूल से बाहर बच्चों का, आज उनको ख्याल नहीं आ रहा। लेकिन भट्टे पे जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके लिए वज़ाइफ नहीं है, तो क्या हुआ? बुज़रा के लिए नई गाड़ियां तो आ रही हैं, बुज़रा के लिए जो है वो लग्जरी आइटम्स तो खरीदी जा रही हैं, इनके घरों की तज़ीनो आराइश के ऊपर काम तो हो रहा है। तो क्या है, मर जाए लोग, जो है उनको आटा चीनी नहीं मिलता, ना मिले सब्सिडी तो हम जो अमीर जो कारखाने चलाने वाले हैं, जो शुगर मिल माफिया है, उसको तो मिलेगी, आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, और इनको जो है वो लग्जरी और जो है वो ये सब करनी चाहिए। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ सिर्फ एक काम किया है, और वो काम ये है कि लोड शेडिंग से पाक जो पाकिस्तान था उसको बड़ी मेहनत और जाफिशानी से दोबारा, जो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रही, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त शहरों में हो रही है, और देहातों में 14 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच गई है। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ कहते थे कि इतनी बिजली के कारखाने लगा दिए कि हमारे पास जो है वो चलाने के लिए पैसे नहीं है, और हम जो है हमें बिजली की जरूरत नहीं है। आज अगर 24,000 मेगावाट बिजली की जो डिमांड है, कहाँ है बिजली? कौन खा गया बिजली? और आज बिजली को जो है वो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा तमाशा हो रहा है कि LPG और LNG जो है वो जब कम प्राइसेस में मिल रही थी, LNG जो है वो $4 के ऊपर जो है जब मिल रही थी 3 साल के लिए, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, और आज जो है फर्नेस ऑयल से, डीजल से ज्यादा बिजली बनाकर किसको फायदा दिया जा रहा है? वो भले वक्तों में एक नदीम बाबर साहब हुआ करते थे, उनको हटाया गया था। मैंने कई दफा पूछा है कि नदीम बाबर साहब को कौन सी नमाज जो है वो कज़ा होने पे हटा दिया गया था? आखिर उन्होंने कोई तो कसूर किया था ना जिसपे उनको हटाया गया। कहाँ है वो रिपोर्ट? कहाँ है वो रिपोर्ट जिसने जो है वो नदीम बाबर ने जो इस पूरे स्कैम के अंदर और 4 दिन पहले जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था? आज बजट पास होगा, आज बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट पास होगा, और उससे पहले ये हो गया कि जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन, उससे अगले दिन 1.5 रुपया जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, और अब फिर 6 रुपए की समरी गई है। ये है तोहफे नए पाकिस्तान के, ये लोड शेडिंग तोहफा है नए पाकिस्तान का, ये पेट्रोलियम प्राइसेस में तोहफा है पाकिस्तान नए पाकिस्तान का, आटे और चीनी का ना होना और उनकी नया पाकिस्तान। और वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो तब्दीली के नए पाकिस्तान में सुकून सिर्फ कब्र में है। पुराने पाकिस्तान में सुकून ही सुकून था, और पुराना पाकिस्तान अगर वापस आ जाए तो सुकून भी दोबारा वापस आ जाएगा। और आज जो है वो बड़ी बगलें बजाएंगे, हमने बजट पास कर लिया। ओ भाई, बजट IMF से शराइत से मशरूत है। IMF ने आपके साथ अगर आपके कहने पर बात मान ली तो बजट आगे चलेगा, वरना टाइटाई फिश वैसे ही हो जाएगी। और हम इतने 8,000 अरब याद होगा आपको, 8,000 अरब में क्या जो है वो इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और हालत यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की
भरमार कर के आम आदमी को जो है वो दोबर कर दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा कर जो है वो आम आदमी इस वक्त जीने से जो है वो, और अभी बिजली की कीमतें और ये सब जो है, अभी आने वाले दिनों में आप नए पाकिस्तान की नई खुशखबरियां भी आपको बहुत सारी और मिलेंगी। बताइएगा कि आपने वाइट पेपर जारी करना था मुस्लिम लीग नून पंजाब ने, अभी तक वाइट पेपर जारी नहीं किया गया आपकी तरफ से। जी, वाइट पेपर मैं हमेशा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। वाइट पेपर मैं हमेशा बजट इजलास के बाद जारी करती हूँ, और उसके ऊपर जो है बिल्कुल तैयारी के मराहिल में है, और जैसे ही बजट सेशन आज ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर जो है आपकी मुराद पूरी कर दी जाएगी और वाइट पेपर जारी हो जाएगा। मैडम उस्मा, ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर आज जो है वो ज़िमनी जो बजट है वो भी मंजूरी उसकी ली जाएगी, क्या वजह है कि अपोजिशन ने उस तरह रजिस्ट नहीं करती नज़र आती कि जिस तरह हम माजी में देखते रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे जो है वो बहस के बाद मामला आगे बढ़ते थे? नहीं, अभी बहस हो रही है भाई। अगर आप निकाल के देखिए, हमारे 120 के करीब मेंबरान जो है उन्होंने बजट की इस सारी प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, और मैं वैसे समझती हूँ, मैंने नहीं की बजट स्पीच में पिछले 3 साल से नहीं कर रही जब से ये हुकूमत आई है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। सप्लीमेंट्री बजट के नाम के ऊपर जो आज जो है वो पास होगा, यकीनन ज़ाहिर है इनके पास वो तरीन साहब का एनआरओ जो मिल गया है, अब वो बैठ गए हैं। और हाँ, वो मुझे याद है कल परसों बात हुई कि जी वो हेलीकॉप्टर के अंदर निहारी जाती थी, फलाना होता था, मुझे नहीं पता जाती थी कि नहीं जाती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो कुत्ते जाने की और लोटे जाने की जो है वो काफ़ी तस्वीर और वो फुटेजेस मौजूद हैं। सो नए पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर में कुत्ते और लोटे जाते हैं। अच्छा, हरीम शाह की शादी के हवाले से खबरें जो है बता दें, कौन है ये चुपके चुपके शादियां कर लेता है और बताता भी नहीं है? भाई मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम लोड शेडिंग से मर रही है, उस पर बात करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की और बहुत मसाइल हैं। हरीम शाह पता नहीं किसका मसला है, जिसका मसला है वो उससे बात करे, मैं आम आदमी की बात करने के लिए खड़ी हुई, ये मेरा मसला नहीं है। बता दें कि आपको एक नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस का क्या बना, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं, माफ़ी मांगेंगी नहीं मांगेंगी, क्या करेंगी? मैं भाई कई दफ़ा कह चुकी हूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई माफ़ी नहीं है। मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ। बुज़दार साहब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के पैसे लेते हैं उसका जवाब उनको देना होगा, जो आटा चीनी चोरी के अंदर उनका किरदार है उसका उनको जवाब देना होगा, जो उन्होंने फ्रंट मैन आगे रखे हुए हैं और फ्रंट मैनों के नाम के ऊपर, और अभी मुझे भेजा गया है, मैं अभी चूँकि प्रीमेच्योर है अभी उस पर बात नहीं कर रही, वो इंशाल्लाह ताला अदालत में मुझे ले जाएंगे तो मैं ज़रूर वो पेश करूँगी कि जहाँ पर तौसा के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड जला दिया गया है, और उस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो क्या क्या था, कैसे था, उसके ऊपर बात करूंगी। और जो है वो रिंग रोड जो है, रिंग रोड प्रोजेक्ट की जो है पिछले 2-2.5 माह से समी साहब ने उसके ऊपर 0 आवर का नोटिस जमा कराया हुआ है, और ये नए पाकिस्तान की जो असेंबली है और हुकूमत है 2 महीने से रिंग रोड प्रोजेक्ट का जो है वो जवाब ही नहीं दे रही। उसको जो है वो टेबल भी होता है, उसको डेफर कर दिया जाता है। सो ये मामलात इतनी आसानी से तो हल नहीं होंगे। बुज़दार साहब रिंग रोड प्रोजेक्ट में भी आपके जो है वो काफ़ी सारे शवाहिद मौजूद हैं। मिनट्स जो है वो आप अगर समझ रहे हैं कि मिनट्स आप गायब करा देंगे, चेंज करा देंगे, तो शायद ये ना हो पाए। और जो यावत बुखारी साहब और उनके ख़ानदान की जो माशाल्लाह रोज़ नई कहानियाँ समझ में आती हैं, और फिर वो खड़े होके भाषण देते हैं, मतलब शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ इनको छू के नहीं गुजरी कि जितना बड़ा चोर है वो उतना बड़ा आके भाषण देता है हमें और सदाकत और इमानत सिखाता है। इन जैसी सदाकत और इमानत से अल्लाह बोझ रखे। कौन है इनके भाई? ऊपर बड़ा चोर है, नीचे छोटे चोर बैठे हैं, कोई एक ईमानदार हो तो बात करूँ ना, सारे ही चोर हैं। थैंक यू जी।